ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे हम लोग। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जैसे कि नाम से ये चीज़ वाज़ेह है कि हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन जो आपके पास होता है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे इफेक्ट नहीं होता, और हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जिक्र कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो इसके अंदर हम न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जिक्र कर रहे हैं, न्यूक्लियर चेंजेस का जिक्र कर रहे हैं एक नया एटम बनाने के लिए। इन तमाम प्रोसीजर्स को रेडियो एक्टिविटी में देखा जाता है। एंड रेडियो एक्टिविटी इज एक्चुअली द स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग डाउन ऑफ अनस्टेबल एटम into a stable atom, which is radioactive, unstable radioactive element into some stable radioactive element, सॉरी नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट, यानी आप उसको स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं, और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। याद रखें, जो टूट रहा होता है, जिससे बन रहा होता है, वो पेरेंट एटम होता है, और जो बन रहा होता है उसको डॉटर एटम कहा जाता है। तो रेडिएशंस आपके पास तीन किस्म की होती हैं। रदरफोर्ड ने इनको सॉर्ट किया था बाय अल्फा रेज नॉन एज पॉजिटिव रेज, बीटा रेज जिनको नेगेटिव रेज कहा जाता है, और गैमा रेज जिनको न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। अगर किसी मटेरियल सोर्स से ये रेडिएशंस निकल रही होंगी, तो याद रखें जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव होंगे, बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो गैमा रेडिएशंस हैं ये न्यूट्रल होती हैं। और आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर कि जिंक सल्फाइड प्लेट अगर आप यूज करें तो ये ल्यूमिनेंस क्रिएट करेगी, ल्यूमिनेसेंस, और आपके पास रेडिएशन को बताएगी अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपने लगा दिए फॉर द डिटेक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्ट ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आ जाती है आपके पास अल्फा रेज। अल्फा रेज जो है ये E/m वैल्यू जो इसकी शो कर रही थी 4 AMU, और इस पे चार्ज +2 का था। इसको सिंपल हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है कि अगर मैं हीलियम का न्यूक्लियस ले लूं He, और इसके अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे, और 2 इसके पास प्रोटॉन्स होंगे। तो ये आपके पास अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं अब वो क्या है? अच्छा, अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, और ये रुक सकते हैं 0.01 मिलीमीटर। अगर थिक शीट हो ना एल्यूमिनियम की, तो वहां रुक जाएंगे। अल्फा पार्टिकल इंटेंस आयोनाइजेशन कॉज कर सकते हैं। इंटेंस आयोनाइजेशन का मतलब है कि जब ये किसी गैस में से पास करेंगे, तो एक तो ये खुद पॉजिटिव चार्जेस है। याद रखिएगा, हीलियम पॉजिटिव का न्यूक्लियाई सबसे छोटा होता है। अब वो सबसे ज्यादा छोटा है, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन के बाद। तो हीलियम 2+ है, तो इसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन पॉजिटिव से भी ज्यादा हो। तो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है कि जब ये गैस में से निकलता है, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर कैच हो जाते हैं, और ये गैस को आयोनाइज कर देते हैं। अगर बीटा रेडिएशन की बात की जाए, तो बीटा रेडिएशन को सिंबलाइज किया जाता है। बीटा ये सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मैस जो है 1827 एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर होता है। ये आइडेंटिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, हम इनको इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, और ये 10 टाइम फास्टर पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग है देन अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, इसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो 0.01 मिलीमीटर थिक शीट आपने यूज की थी ना, यहाँ पर देखिएगा हमने यूज किया 0.01 मिलीमीटर। तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए आपको 0.1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर की शीट चाहिए, अदरवाइज ये उसमें से पास करते जाएंगे। अच्छा, ये 1/100 टाइम्स लेस आयोनाइजेशन कॉज करते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, सो दे आर पुअर एंड आयोनाइजर्स। बात करते हैं गैमा रेडिएशन की। तो गैमा रेडिएशन डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मैटर, ये मैटर पे कंसिस्ट नहीं करती। यानी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स तो फिर मैस रखते हैं, गैमा पार्टिकल्स का कोई मैस नहीं होता। लाइक दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और याद रखिएगा, इनकी जो वेवलेंथ है वो एक्सरे से भी छोटी होती है। जब आप कभी इलेक्ट्रो केमिकल वो सीरीज पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की सीरीज जो है, तो उसमें यूं लिखा होता है कि आपके पास सबसे पहले आ रही होती हैं कॉस्मिक, इनकी ज़्यादा एनर्जी होती है गैमा से, गैमा की ज़्यादा होती है एक्सरे से, एक्सरे की ज़्यादा होती है यूवी विजिबल से, यूवी की ज़्यादा होती है विजिबल से, विजिबल की ज़्यादा आईआर, इसी तरह आईआर के बाद
रेडियो, माइक्रो और रेडियो, माइक्रो आती है और माइक्रो के बाद रेडियो आती है। तो यूँ आपके पास जो सीरीज है इसमें गैमा रेज जो है ये काफ़ी डेडली भी होती हैं, काफ़ी खतरनाक भी इवन कॉज ये कर सकती हैं। तो गैमा रेडिएशन पार्टिकल बेस्ड नहीं होती है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा कम आयोनाइजिंग होगी, जैसा कि आपके सामने गिवन है। अगर आप इसकी यहाँ पर ये देखें, एक पेपर शीट है, अल्फा पार्टिकल पेपर शीट पे रुक जाएगा, बीटा पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम थिक शीट पे रोकना पड़ेगा, जबकि गैमा रेडिएशन 5 सेंटीमीटर थिक लेड की शीट पे रुकेगा, अदरवाइज गैमा रेडिएशन रुकती नहीं है। अच्छा जी, इनकी अब मेजरमेंट के कुछ तरीके हैं, मैं आपको वो जर्नल मेथड्स वैसे लिखने थे, नाम मैंने हल्का फुल्का उनके साथ लिख दिया कि आपको याद रहे। इसमें सबसे पहले आ जाता है मेजरमेंट के लिए क्लाउड चैम्बर, इन रेडिएशंस की मेजर के लिए। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने यहाँ रखा हुआ है और एक कैमरा की मदद से आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो गैस है वो एक्चुअली वाटर वेपर्स हैं किसी गैस के साथ, फर्ज कर लें नाइट्रोजन गैस है और उसके साथ वाटर वेपर्स हैं, ये कैमरे से आप देख रहे हैं और ये पिस्टन को आप मूव कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप लोग एकदम पिस्टन को लो डाउन करेंगे तो सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग, और कूलिंग की वजह से आपको पता है कि चीज़ें सुपर कूल्ड कन्वर्ट हो जाती है। ओह माय गुडनेस, ये क्या हो गया? ओके सॉरी। तो आपके पास जो गैस होगी वो सुपर कूल्ड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो आपके पास अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स हैं वो इस गैस में से गुजरेंगे और उसको आयोनाइज करेंगे। अब जहां जहां पर वो आयोनाइज करेंगे वहां वहां पर एक पैटर्न जनरेट करेंगे। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ कि ये मेरे पास एक गैस चैम्बर है जिसमें सुपर कूल्ड गैस मौजूद है वाटर वेपर्स के साथ, और यहाँ मेरा वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। तो ये जो रेडिएशंस हैं जब ये इस गैस में से पास करेंगी तो अल्फा रेडिएशन सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन कॉज करेगी, वो एक पैटर्न बनाएगी, क्लाउड बनाएगी। बीटा रेडिएशन उससे कम होगी और गामा रेडिएशन बिल्कुल कम होगी। तो एक तो आपको इसकी करेक्टराइजेशन हो जाएगी कि अल्फा पार्टिकल्स है, बीटा है कि गामा है। तो एक इसमें आपने ये चीज याद रखनी है। ओके, तो द आयंस प्रोवाइड बाय न्यूक्लियस वाटर। अच्छा, जो आयंस बनेंगे ना, अब मिसाल के तौर पे यहाँ से इस जगह पे जो आयंस बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो नाइट्रोजन का आयन बना है इसको कैप्चर कर लेंगे वाटर के वेपर्स जो इसके अंदर मौजूद है। तो ये यूं एनकैप्चरिंग हो जाती है और उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद आपके पास द क्लाउड दस प्रोड्यूस इज मार्क्ड और उसको देखा जाता है और कैमरे पे कैप्चर किया जाता है। इवन अल्फा और बीटा पार्टिकल लिक्विड हाइड्रोजन तक से पास कर जाते हैं। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रखिएगा। पहला मेथड तो ये था क्लाउड मेथड। दूसरा मेथड जो आपके पास आएगा दैट इज अबाउट आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपने दो प्लेट्स लगाई हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। रेडिएशन इस डोजीमीटर के ऊपर फॉल करती हैं, ये डोजीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, आयोनाइजेशन चैम्बर, और यहाँ पे वो आयंस में कन्वर्ट होती है गैस। जितने ज्यादा आयंस बन रहे हैं वो उस तरह के रेडिएशन है। अगर अल्फा पार्टिकल है तो बहुत आयन बनेंगे, बीटा तो उससे कम और गैमा तो सबसे कम। अच्छा, जब रेडिएशन पास करती है और गैस आयोनाइज होती है तो वो जनरेट करती है एक पोटेंशियल, एक करंट प्रोड्यूस करती है, और इसको हम रेडिएशन की स्ट्रेंथ के साथ मेजर करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन, यानी जितनी ज्यादा रेडिएशन पास करेगी उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपने सुना हुआ था, वॉयजर म्यूलर काउंटर, ये एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इसमें आपके पास एक मिका विंडो है जहां से रेडिएशन फॉल करती है और आर्गोन गैस इसमें होती है। इसका प्रेशर 0.1 एटीएम रखा जाता है और 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। जब आर्गोन आयोनाइज होती है तो आर्गोन नेगेटिव पार्ट की तरफ आती है इस गॉइजर मिलर में। तो जितनी ज्यादा आपके पास रेडिएशन पास करेगी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी। अब आर्गोन आयोनाइज होती है अल्फा और बीटा पार्टिकल से और वो पल्स क्रिएट करती है। जैसे आपके पास कोई चीज पल्सेस होती है ना, जैसे आपके पास हार्ट रेट जैसे हम मॉनिटर करते हैं, नब्ज चेक करते हैं तो वो पल्स बीट कर रही होती है। तो यूं बीटिंग आपके पास होती है, तो जितनी ज्यादा बीटिंग होगी इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल है, कम होगी उससे कम है तो बीटा है, और आप उसकी बीट से अंदाजा करते हैं कि वो कौन से पार्टिकल उसमें होंगे। इसके बाद जो हमारे पास चौथा इसका काउंटर है वो यहाँ आ जाता है, जिसको हम स्किंटिलेशन काउंटर कहते हैं। इसमें ये पुराना मेथड यूज होता है, इसमें जिंक सल्फाइड की प्लेट है और आप रेडिएशन सोर्स रखते हैं।
आंखों से देख रहे होते हैं आप लोग एक साइड से, और रेडिएशन जो है जिंक सल्फाइड प्लेट पे गिरती है। रदरफोर्ड ने ये डेवलप किया था जिंक सल्फाइड प्लेट पे, और इसके ऊपर आप तकरीबन रेडिएशंस को 50 से 200 पर सेकंड तक मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज थी, सूट की बात आई थी। ये देखें, फिल्म बैजेस। अच्छा, ये फिल्म बैजेस जो होते हैं ना, खास तौर पे वो यूज करते हैं जिन्होंने काम करना होता है रेडिएशन के अंदर, वर्किंग पर्सन जो है ना, विसिनिटी ऑफ रेडिएशन में काम कर रहे होते हैं। इसका तरीकेकार ये होता है, ये फिल्म बैजेस का, ये हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जो फिल्म बैजेस है ना, इसके अंदर यूं आपके पास एक शीट है जो उन्होंने ऊपर अपने जिस्म पे पहनी हुई है। अब ये 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट होती है। तो होता क्या है कि इस शीट के ऊपर जितनी बार रेडिएशन गिरेगी उतनी ज्यादा लाइन जनरेट होंगी। तो आप उसके एरिया के हिसाब से देखते हैं कि मसलन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी बार उसके ऊपर वो लाइंस आई हैं। अगर 3 लाइंस आई हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, या जितने भी आपकी चीज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नुसरत। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, काइंडली ज़रा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हेलो, हेलो। जी नुसरत, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आई थिंक सो आप माइक का कोई इशू है। आप मुझे क्वेश्चन वैसे पूछ लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? आवाज़ तो आ रही है ना सबको? मलिक साहब आए हुए हैं हमारे? अच्छा, चले, किसी को आवाज़ का इशू आए तो प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिएगा, और जो आपका क्वेश्चन है आप फिर वैसे पूछ लीजिएगा। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो ये फिल्म बैजिस की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर आप लोग यूँ यूज़ करते हैं, और ये इसके ऊपर शीट के ऊपर वो लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, मैं से आपके साथ इशू आ रहा है, क्योंकि किसी और के साथ इशू आ रहा होता तो वो ज़रूर डिस्कस करते ये वाला। ओके, तो जी ये आपके पास था, ये छोटी सी इंस्ट्रूमेंटेशन थी। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज। अब रेडियो एक्टिव डिकेज की जो टाइप्स है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेडियो एक्टिविटी पोर्शन का। रदरफोर्ड और सूडी ने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी, और वो कहते हैं कि ओरिजिनल न्यूक्लियस को आप कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो बनता है उसको कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियस। जब कभी अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम के पार्टिकल्स किसी मैटर में से निकलेंगे तो मैस 4 गुना कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 गुना कम हो जाएगा। ये देखें, मेरे पास है आर ए, रेंथेनियम। अब इसके अंदर 226 इसका एटॉमिक मैस है और 88 इसका एटॉमिक नंबर है। जब आपने इसमें से अल्फा पार्टिकल्स को रिमूव किया तो आपके पास जो न्यू एटम बना उसके अंदर 4 गुना मैस कम है और 2 गुना। तो ये आपके पास अल्फा डिके कहलाता है, जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स क्या चीज़ है? देखें, बीटा पार्टिकल एक्चुअली अगर न्यूट्रॉन को तोड़ा जाए ना, तो न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूट्रिनो होगा। है न्यूट्रिनो तो न्यूट्रल पार्टिकल, इसको तो हम आइडेंटिटी मानते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस वन, दिस इज नॉन एज बीटा पार्टिकल। तो अगर किसी एटम में से बीटा पार्टिकल निकल जाता है, इसका मतलब न्यूट्रॉन टूट गया और उसमें प्रोटॉन नंबर बढ़ गए। तो मैस तो चेंज नहीं होता, क्योंकि मैस सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन है। अगर एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है तो एक प्रोटॉन बढ़ भी रहा है, मैस कम नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाए। तो एक्चुअली अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर से माइनस कर रहे हैं बीटा पार्टिकल को, तो ये याद रखना है कि पेरेंट एटम और डॉटर एटम का एटॉमिक मैस सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। आगे हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे भी इंशाल्लाह। इसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग अल्फा पार्टिकल बीटा मिशन आइसोटॉप्स, यील्ड एंड आइसोटॉप। देखें, कहते हैं जी अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है 1 अल्फा पार्टिकल एमिट करें और 2 बीटा पार्टिकल एमिट करें तो एक आइसोटॉप बन जाता है। जैसे पोलोनियम है, अगर मैंने इसमें से अल्फा पार्टिकल निकाला तो इसमें मास हो गया 82, और मास हो गया 214, और एटॉमिक नंबर हो गया 82। अब जब इसमें से मैं 1 और 2 बीटा पार्टिकल निकालूंगा, बीटा पार्टिकल्स के निकलने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। देखें, दोबारा वो 84 पे आ गया पोलोनियम।
लेकिन अब ये आइसोटॉपिक फॉर्म में है। ये 218 था और ये 214 है, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों को, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स में अगर आप अल्फा पार्टिकल निकाल दें, यानी किसी भी एलिमेंट का आपने अगर बनाना है, सपोज एट ये सपोज किसी भी एलिमेंट को आपने बनाना है आइसोटॉप में, तो मैं फर्ज कर लेता हूँ मैं कार्बन का आइसोटॉप बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्बन के अंदर से अल्फा पार्टिकल को एमिट कर दिया। जब कार्बन में से मैंने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, यानी हीलियम को मैंने एमिट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया कार्बन 12 है और ये आ गया 6, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट बचेगा ब्रिलियम, ये आ गया 4 एंड 8। अच्छा, अगर अब इसमें से मैं बीटा पार्टिकल निकाल दूं, तो जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक मास तो वही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। और फिर एक और बीटा पार्टिकल अगर इसमें से एमिट कर दिया जाए, तो ये दोबारा से वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास 8 होगा। ये एक्चुअली कार्बन का तो 8 नहीं होता, कार्बन को तो 3 है ना, 12, 13 एंड 14। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो और 2 बीटा पार्टिकल्स रिलीज हो, तो आपके पास जो एलिमेंट है जिसके अंदर से आपने रिलीज करवाया पेरेंट एलिमेंट, उसका डॉटर एलिमेंट जो है ना, वो उसी का आइसोटोप होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आपके पास ये नोट्स हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो अब चलते हैं, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड फॉर पासिंग, थोरियम से लेड की तरफ जा रहे हैं, तो 232 से 208 पे आ रहे हैं। अब 232 और 208, अगर आपने 232 से 208 पे आना है, तो 208 में 232 में से 208 माइनस करें, कितना आंसर आता है? ये देखिएगा, आपको कहा जा रहा है, चलें ये बड़ा एग्जाम इंटरेस्टिंग है, थोरियम 238 से कन्वर्ट हो रहा है लेड में, 208, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, 238 ही है ना जी, 232, सॉरी 232 से 208, 232 से 208 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल जो इसमें से रिलीज होंगे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये 238 में से आप 208 को माइनस कर दें, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ऑलमोस्ट 20 नहीं 38, 39, 40, 202, 38 को नहीं नहीं आ रहा, 10, 20, 30, 40, तो ये आपके पास 24। अब आपके पास जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो 24 आ रहा है, आप इसको डिवाइड कर लें 4 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इट मीन्स कि आपके पास अगर इसमें से 6 अल्फा पार्टिकल निकल जाए, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल 4 m-4 करता है, तो यहां पर m-24 हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास 6 अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो कि 24 तक का मैस जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर इसमें से 24 मैस कम हुआ है, तो एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? देखे ना, इसका जो भी मैस था 2 बार कम होता है, हीलियम का पार्टिकल है अल्फा, 4 गुना मैस कम होगा 2 गुना, तो 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 12 टाइम डिक्रीज करेगा। तो ये देख लेते हैं हम जी इसको, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 90 से इसका ये 78 पे आ गया। ये देखें 12 टाइम ये डिक्रीज कर गया, 24 टाइम ये डिक्रीज करके 6 अल्फा पार्टिकल्स के साथ। अब आपने क्या किया, ये 78 है, जबकि लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82, तो फिर आपको एटॉमिक नंबर पूरा करने के लिए उतने बीटा पार्टिकल्स इसमें से एमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि 78 बन रहा था, अगर आप उसमें से 6 अल्फा पार्टिकल निकालते, तो फिर अल्फा पार्टिकल पहले निकाल लिए तो आपके पास एटॉमिक मास करेक्ट हो गया, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आ गया, फिर 4 बीटा पार्टिकल निकाल ले तो आपके पास एटॉमिक नंबर मैनेज हो गया।
तो ये एक तरीका है। इसके बाद नीचे भी एग्जांपल मैंने दी है, आप इसको अपने तौर पे कीजिएगा। आई थिंक सो कि आप लोग इसको कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन दैट एग्जांपल एज वेल. So now moving towards the next thing which is very important, and that is about group displacement law. ये है फजान्स एंड सोटी. ये इन्होंने एक ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बनाया था कि अगर अल्फा पार्टिकल किसी ग्रुप में से निकल जाए तो वो अपने दो ग्रुप पीछे आ जाता है, और अगर बीटा पार्टिकल निकल जाए तो एक ग्रुप आगे चले जाते हैं. देखिए सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल अगर निकलेगा तो दो प्रोटॉन कम होंगे, एलिमेंट दो ग्रुप पीछे चला जाएगा, और बीटा पार्टिकल के निकलने से एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो वो एक ग्रुप आगे चला जाएगा. तो ये रूल है सिंपल सा, इसको याद रखिएगा. इसके बाद जी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज आ जाती है कि आपके पास रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस तरह से डिसइंटीग्रेट होते हैं. तो इसके अंदर ना यहाँ पर ऑल रेडियो एक्टिव द एल सीरीज जो है, अनस्टेबल डॉटर एटम से स्टेबल एंड अनस्टेबल पेरेंट एटम से स्टेबल डॉटर प्रोडक्ट की तरफ जो कन्वर्जन है, इसको कहा जाता है आपके पास जो इसकी डिके सीरीज है या डिग्रेडेशन सीरीज है, डिसइंटीग्रेशन सीरीज है. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बिलोंग टू इन तीन सीरीज में से कोई एक सीरीज होगी, यानी हर नेचुरल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो इन तीन सीरीज में से किसी एक सीरीज को फॉलो करेगा. एक है यूरेनियम सीरीज, एक है थोरियम सीरीज, और एक है एक्टेनियम सीरीज. यूरेनियम सीरीज के अंदर यूरेनियम से होता हुआ एलिमेंट जो है वो चला जाता है 206 पे. इसको यूरेनियम सीरीज इसलिए कहा जाता है कि इसमें यूरेनियम प्रोमिनेंट होता है. थोरियम सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थोरियम बड़ा प्रोमिनेंट होता है. और एक्टेनियम सीरीज इसलिए कहा जाता है कि आपके पास इसमें एक्टेनियम बहुत प्रोमिनेंट होता है. जैसे यूरेनियम, ये देखिए दो डिफरेंट आइसोटॉप्स है. यहाँ यूरेनियम का यूज हो रहा है 238 और यहाँ यूज हो रहा है 235. 238 जो यूरेनियम है वो यूरेनियम सीरीज को फॉलो करते हुए लेड तक जाएगा, जबकि 235 यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो एक्टेनियम सीरीज को फॉलो करता हुआ लेड तक जाएगा. ये ऑब्जेक्टिव है. इसके लिए ना ये पिक्चर्स हैं एक दो, जरा देखिएगा. ये देखिए जी, ये आपके पास डिके है और आप इसका टाइम देख सकते हैं कि डिके के अंदर आपके पास हाफ लाइफ टाइम साथ गिवन है. ये देखिए ये सीरीज है, ये है एक्टेनियम सीरीज. अब एक्टेनियम सीरीज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यूरेनियम से चला, इधर अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अल्फा. तो इसको एक्टेनियम सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्टेनियम मोस्ट प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होता है एक्सपेरिमेंटली, इसलिए फिर आप इसको एक्टेनियम सीरीज कहते हैं. तो ये इसमें याद रखिएगा, मैंने इसकी पिक्चर साथ इंसर्ट कर दी थी. ओके, तो ये इनकी हाफ लाइफ है और ये भी एक पढ़ने वाली चीज़ है कि आप किसी का अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल के डीके के साथ क्या करते हैं. अब यहाँ पर आता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, यानी नंबर ऑफ अनचेंज्ड पार्टिकल. नंबर ऑफ चेंज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. अच्छा, यहाँ से ना जरा थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल हो ना तो आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाने हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं. ये देखिएगा. अब यहाँ पर हमारे पास जो डिके यानी एन है आपके पास ओरिजिनल वैल्यू, लेट्स सपोज 100 ग्राम्स, सपोज कर रहा हूँ मैं 100 मॉलिक्यूल सर्च करने, और इसमें से कितने मॉलिक्यूल डिके करके रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके साथ माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये कम हो रहे हैं. तो एन आपके पास अनचेंज पार्टिकल्स हैं. जब आप इसको कांस्टेंट को लिखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके तो ये होता है डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, आप टाइम को रख दें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिके हो रहा है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है नॉन एज लैम्डा डी एन ओवर एन. एक तो सबसे पहले इसमें आपने ये चीज याद रख लेनी है क्योंकि ये आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी. अब इसके यूनिट्स क्या है रेडियो एक्टिविटी डिके के, इसके यूनिट है जी क्यूरी, और क्यूरी का मतलब है 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 ग्राम आर ए. जो आर ए एलिमेंट है ना आपका, तो 1 ग्राम आर ए, ठीक है ना, कितना डिके करेगा 1 सेकंड में, ठीक है.
तो 1 ग्राम RA कितना डिके करता है 1 सेकंड में, इसको कहा जाता है क्यूरी। 1 curie is actually the decay of 1 gram of RA in 1 second। और इसकी वैल्यू कितनी है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड DPS। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके लिए याद रखना है। ये 1 क्यूरी की वैल्यू है। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकंड। और अगर मैं इसका यूनिट देखूं रदरफोर्ड, एक यूनिट इसका रदरफोर्ड भी है, तो रदरफोर्ड यूनिट में आपके पास 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कहा जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा, इसे बेक्यूरल कहते हैं, और ये है 1 ब्यूकेरल इज इक्वल टू 1 DPS, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर आप बात करें 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी बेक्यूरल्स, तो आप कहेंगे 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 BQ, या यहां पर भी जहां DPS आ रहा है वहां पर आप BQ लगा लें। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 BQ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो डिसइंटीग्रेशन आपके पास हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ के भी हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। हाफ लाइफ क्या चीज है? हाफ लाइफ जानते हैं कि जिसमें एलिमेंट 1 हाफ रह जाएंगे। अच्छा, इधर एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं किसी एक से क्वेश्चन करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे कौन है? चले कोई नहीं, आई विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा मलिक साहब होंगे तो जरा उनसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, जरा इसको देखते हैं कि आपके पास सपोज 100 ग्राम्स एलिमेंट है जिसको 50 मिनट लगे 50 ग्राम्स होने में, हाफ लाइफ होने में। तो जरा ये बता दें कोई बच्चा कि 50 ग्राम्स को 25 ग्राम होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर 100 ग्राम को 50 ग्राम में जाने के लिए 50 मिनट रिक्वायर्ड है, तो 50 ग्राम को 25 ग्राम में जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? किसी को इसका आंसर पता हो तो प्लीज रेज योर हैंड। जी जी सबा, हैदर सॉरी। सर 50 मिनट्स ही लगेंगे। 50 मिनट्स क्यों लगेंगे? आप कह रहे हैं इसके लिए भी 50 मिनट्स लगेंगे, क्यों? सर बिकॉज अमाउंट को हाफ करना है ना, जितनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एग्जैक्टली, दैट्स द द सब्सटेंस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट। हमें तो वेरी गुड, हाफ वेरी गुड, टाइम ही वेरी गुड। चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ा प्यारा ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? तो इसका आंसर है कि हाफ लाइफ डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। जो मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन है। अच्छा, 25 ग्राम पे 50 मिनट। अच्छा, इससे फिर 12.5 पे आते हुए आपको 50 मिनट लगेंगे। तो अगर मैं कहूं 100 ग्राम को टोटल 0 ग्राम तक आना है, खत्म होना है, तो ये 50 मिनट भी नहीं होगा। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो जब तक उसकी वैल्यू 0 के करीब तरीन नहीं आ जाती तब तक 50-50 मिनट उसके आपने काउंट करते रहने हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा। चलिए जी, वेरी गुड सबा हैदर, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो इसके बाद जी हम आ जाते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ इज करेक्ट। अच्छा, हाफ लाइफ हमेशा फर्स्ट ऑर्डर से देखी जाती है, ये याद रखिएगा। हाफ लाइफ हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के ऑर्डर एरिया के थ्रू देखी जाती है। इसमें सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर नहीं आता। वो ऑर्डर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं उनकी डिटेल्स में अब नहीं जाऊँगा। तो देखिए जी, RA की हाफ लाइफ कितनी है जी? 20 ईयर्स है। N2O5 की 45 डिग्री पे हाफ लाइफ 24 मिनट्स हैं। फिर इसके अलावा यूरेनियम की हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स है। तो यहाँ से आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं 0.693 ओवर, ये फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसको नोट करेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। लैम्डा कैन बी फाइंड, लैम्डा को फाइंड किया जा सकता है गॉर्जन मिलर काउंटर के लिहाज से। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि आपके पास एन नॉट है कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, और एन वो है कितने नंबर डिके कर गए। अगर आप इसका लॉग ले लें, ये इक्वेशन प्रूफ हुई है, मैंने जस्ट इक्वेशन लिखी है कि ये इक्वेशन हमें याद रहनी चाहिए ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
तो लैम्डा टी ओवर 2.303, ये आप लोग याद रखिएगा। एक्चुअली में जो इक्वेशन होती है ना, अब जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं उनको ये पता होगा कि आपके पास इक्वेशन होती है लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से आपके पास इंटीग्रेशन होती जाती है, चेंज होते जाते हैं। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया लैम्डा इनटू टी, तो लॉग नेचुरल ऑफ एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू दिस। अब लॉग नेचुरल जो है ये 2.303 लॉग के बराबर होता है दूसरा, तो जिसकी बेस एन है। तो आपके पास लॉग 10 और ये लॉग नेचुरल जिसकी बेस आपके पास n है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं इस लॉग में। कैलकुलेटर में ये वाला लॉग होता है, याद रखिएगा, दूसरा लॉग नहीं होता। तो आप फिर क्या करते हैं, इस लॉग को इसमें कन्वर्ट करते हैं 2.303 लॉग ऑफ एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा टी, और फिर ये 2.303 इधर आकर डिवाइड होके इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं। खैर, तो अब इसके ऑनवर्ड देखते हैं जी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी, ये यूरेनियम की मैंने आप लोग फिर इंसर्ट कर दी, ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर दिखा चुका। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होगी अगर 1 ग्राम आर यूज हो और इसमें से इतने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो। अगर इतने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, अब यहां पर एमिशन ऑफ पार्टिकल आ गई कि अगर आपको अल्फा पार्टिकल दिए हो और आपको ग्राम्स में अमाउंट दिए हो और आपसे पूछा जाए कि जी हाफ लाइफ किसी सब्सटेंस की क्या है, तो आपने अब उसको फाइंड कैसे करना है। देखें, सबसे पहले इसका तरीकेकार, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये न्यूमेरिकल्स आपको पता है कि इस तरह के पूछ लेता होता है वो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एन। ये इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए हैं, और लैम्डा की वैल्यू आप लोग जानते हैं 0.0693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब आपको हाफ लाइफ फाइंड करनी है, तो इस लैम्डा की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, और फिर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ये भी वो बता रहे हैं क्वेश्चन में। अब जरा तवज्जो से न्यूमेरिकल की तरफ देखेंगे तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, कितना मैथ है जी हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्जन और रिक्वायर्ड है, और वो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, एक वो कन्वर्जन रिक्वायर्ड है 1 ग्राम के लिए। नाउ व्हाई फॉर 1 ग्राम, अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हो Na, तो इनका मैस होगा 226 ग्राम्स, क्योंकि ये आपको गिवन है ना। लेकिन आपके पास ग्राम कितने हैं, 1, तो 226 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 226। तो एक्चुअली मेरे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये वाले, वो कितने ग्राम के लिए है भाई, वो Na फॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अब मैंने क्या किया, dn ओवर dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये देखे ना पर सेकंड के हिसाब से आ रही है हमारे पास, वो कितनी आ रही है, 3.7 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू। ओके जी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है वो इंटरकनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा जी, सॉरी। तो चले यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम हाफ लाइफ निकाल रहे थे, आई थिंक सो मीटिंग में एंड होने वाली होगी। तो ये देखिएगा तवज्जो से, हाफ लाइफ जो थी वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने हाफ लाइफ निकाली, एक्चुअली हमारा पॉइंट था 3.7 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू थी और एन था। लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू क्या थी जी, एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 226। तो जब आप यहाँ से सबको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लाइफ जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1583 ईयर्स। ठीक है, तो इतने में आपका जो 1 ग्राम है आर ए वो
डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। याद रखिएगा, जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम करेगा थोड़ा बहुत। मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की है, लेकिन आप इसके अपने तौर पे ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा, अब वो कहता है कि पहले उसने हाफ लाइफ पूछी थी और डिसइंटीग्रेशन बताई थी। अब वो कह रहा है डिसइंटीग्रेशन क्या होगी कोबाल्ट 60 की अगर हाफ लाइफ हो 5.2 ईयर्स। तो अब इसके लिए बड़ा सीधा सीधा फार्मूला है, आप इसमें सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू है, ये वैल्यू आपके 0.693 डिवाइडेड बाय दिस। तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की, इसके यूनिट है पर ईयर, सिंपल आप उसमें पुट कर दें। अच्छा जी, हाफ लाइफ ऑफ पार्टिकल जो है वो कितनी आ रही है जी, हाफ लाइफ ऑफ थिंग इज 3.8 to 5 डेज है। अब इसकी एक्टिविटी क्या है, और इसमें आ गया हमारे पास Ra222, इसका मोलर मास, उन्होंने एटॉमिक मास दिया हुआ। तो देखें जी, आपके पास डेज नहीं है, सॉरी यहाँ पर डेज नहीं आने, यहाँ पर ईयर्स आने हैं। तो लैम्डा उसी तरह से आप लोग करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं, 3.825 ईयर्स हैं पर ईयर। तो अगर पर ईयर में